जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने मान लो कंप्लीट नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, वो आप तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप लोगों ने सारे बैच भी बच्चे वहां पे ले रखे, जहां से वो सारे बच्चे वहां पे तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वो करेंगे ना, आपकी तैयारी तो वहां बहुत सही चल रही है वहां पे, लेकिन आपको यहाँ पे एक काम ये भी करना है, जो हमारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमारे वहां पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जरूरी होते। जब तक आप वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे नहीं करेंगे, तब तक आपको ये अपनी स्पीड वहां मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप यही मान चल रहा है कि आप अपने एग्जाम में यहाँ बैठे हुए हैं और जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ये मान चल रहे हैं आप पेपर में बैठ के सारे क्वेश्चन के वहां पे आंसर आप दे रहे हैं। ये मान चलना दोस्तों, हम लोग सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपका टाइम भी वहां वेस्ट ना हो और आप टोटल काउंट करके ये भी जान सके आपका स्कोर यहाँ पे कितना वहां पहुंच रहा है। दोस्तों आज के बाद जो डेली अपनी क्लास होगी 7:30 बजे से डेली अपनी क्लास वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे डेली प्रैक्टिस लेना ना भूलेगा, ताकि आपको एक आइडिया हमेशा ये लग सके कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे हम लोग सारे वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो अपने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन कई सारे एआरओ में, जेडआरओ में, रिलेशन भर्ती में या स्पोर्ट कोटा, जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग जहां जहां एग्जाम हुए, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस जो जैसे क्वेश्चन मैं कराऊं, आपको बस यही मान चलना है कि हमारे सामने पेपर यहाँ पे ओपन हुआ है, अब हमें इसमें ये काउंट करना है कि कितना स्कोर हमारा यहाँ पे आपका ये पहुंच रहा है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग वहाँ आर्मी नर्सिंग का पेपर देने जाएंगे, वहां पे हमारा जो बायोलॉजी वाला सेक्शन होता है, जिसके 15 क्वेश्चन पूछे थे, जहां पे पहला क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने आ चुका है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका दानापुर जेडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका मॉर्फोलॉजी है ये क्या आपका होता है, और जहां पे आपके ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। अब बताओ मॉर्फोलॉजी होता क्या है, क्या होता है? कीड़ों का अध्ययन होता है, या मानव विकास का अध्ययन होता है, या जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है, या फिर आपका जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन होता है? तो आपका जो मार्फोलॉजी है इसमें क्या आपका यहाँ पे होता है? सारे बच्चे यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट भी कर दिए। ज्यादातर बच्चे ऑप्शन सी आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे टिक कर रहे हैं। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा, उन सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। और दोस्तों डेली अपनी ये प्रैक्टिस सेट अब आपका डेली यहाँ पे चलेगी, जहाँ पे इसकी जो आपकी ये कंप्लीट पीडीएफ है, ये अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे कई सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे न जुड़े हो तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इसमें हाई लिख के मैसेज करा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उसमें को ज्वाइन कर ले, जहां पे इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ मैंने बता दिया कि जिन बच्चों को ऑप्शन सी आ रहा है वो सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये मान चलना, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट में ये मान चलना 35 क्वेश्चन तक फिलहाल आपके सही हो रहे हैं, तैयारी आपकी यहाँ पे सही चली, और काउंट जरूर कर लेना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, यानी कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है वहां पे। और जो सेक्शन आपका वीक हो उस पर ज्यादा ध्यान आप वहां पे दे लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है, ये यहाँ पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर जडावरों में सीधा सीधा वहां पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा विकृति विज्ञान कहलाएगा, या फिर आपका जो फाइटोपैथोलॉजी ये कहलाएगा, या क्रिया विज्ञान कहलाएगा, या आपका फेटोमार्फ्यूजेनिस ये आपका दिया, ये आपका कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान वहां मत होइएगा कि मैं किसी कमेंट वहां पे ना देख पाऊँ, क्यों? अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। फिलहाल आप ये देखिए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, और यहाँ पे ये हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला, ये सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए आपके एग्जाम के पहले वहां पे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता देंगे? ये आप बताएंगे क्या? इसका भी हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कि पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को क्या कहलाएगा? वो आपका
आपका फाइटोपैथोलॉजी आपका ये वहां पे कहलाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप एक बार सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ये बताओ अच्छा, ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है, इसमें किसका आपका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, जो कि सीधा सीधा हमारे नागपुर जेडआर में ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। अब ये बताओ भगवान का, इस सपने का, नींद का, रंग का, किसका अध्ययन इसमें किया जाएगा, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप इसका राइट आंसर कितना बता देंगे, आप काउंट करते हैं आपका स्कोर यहाँ पे तो वैसे मैंने जो आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे जहां से आप अपनी तैयारी अच्छे से वहां पे कर रहे हैं और सारे बच्चे बैच भी ज्वाइन कर रखा है जहां उनकी प्रॉपर क्लासेस वहां पे ऑल सब्जेक्ट प्रॉपर रेगुलर वहां पे चल रही। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस देना है कि हम पेपर में बैठे हमारा स्कोर कितना पहुंच रहा है। ये आपको जरूर यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपका स्कोर वहां पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हो वहां पे, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट भी वहां पे देना जहां से आप ये जान सके आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। तो दोस्तों जो आपका ये ओनियोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन होता है, आप बताएंगे सपनों का। किसका अध्ययन होता है, सपनों का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। जो आपका ये ऑन्ड्रियोलॉजी होता है इसमें सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है और वर्तमान शोध में जो आपके मस्तिष्क के कार्यों के बारे में या सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच क्या उसमें क्या दिक्कतें आ रही, क्या नहीं आ रही, ये सारा कुछ अध्ययन आपका किसमें किया जाएगा, ऑन्ड्रियोलॉजी में ये सारा अध्ययन आपका वहां पे किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, अब ये बताओ अच्छा टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों जहां पे ये आपका अध्ययन वाला होता है ना, ये आपका एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर वहां पे होता है। तो जितने भी आपके मान लो साइंस के जितने भी आपके मान लो विभाग होते हैं, उन सारे के जो आपके मेन अलग अलग पार्ट से डिवाइड किए गए सारे आप ध्यान से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन कंफर्म आपका वहां पे दिख जाएगा, तभी ये सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया ये लगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है इंसानी व्यवहार, दूसरा है जहर, तीसरा है भूचरण और चौथा है चट्टान। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे, आप क्या बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जहर का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, यानी कि जीवों के ऊपर आपके रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित ये क्या हो जाएगा, आपका जो विष विज्ञान होता है, विष विज्ञान भी लिख के आ सकता है या आपका जहर यहाँ पे लिख के आपका आ सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का इसमें क्या कहता है अध्ययन आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका किया जाता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन बी यानी जहर का अध्ययन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये आपका रिलेशन भर्ती में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जब आपका आर्मी नर्सिंग का रिलेशन भर्ती लखनऊ एमसी सेंटर में हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन आपका दिया गया था। और दोस्तों एक बात जो मैंने कंप्लीट आपको ये नोट्स दिए ना, आप घर बैठ के बस वो कंप्लीट नोट्स आप तैयार करो। उसके साथ देखो यहाँ मैं एक चीज ये बता देता हूँ, ये जो कंप्लीट नोट किसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपने ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम वहां पे दे रखे हैं तो ये नोट्स आप घर बैठ के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल चुका होगा कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और एग्जाम में क्या लेवल आपका रहता है। दोस्तों यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड ही करा दिए और इसके साथ साथ जो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराए थे ना कि आपके 2000 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, जितने भी आपके ट्रेड, चाहे आपका नर्सिंग असिस्टेंट का हो, चाहे टेक्निकल का हो, चाहे जीडी, चाहे क्लर्क, वहां पे जो क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न वो सारे मैंने क्वेश्चन वहां प्रोवाइड करा के आप घर बैठ के तैयार करो। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां देखने मिल जाएंगे। हाँ लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसा है जो पहली बार अभी उसकी एज यहाँ पे हुई, पहली बार अप्लाई कर रहा है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म, तो दोस्तों जो ये बैच मैंने लॉन्च किया आप उसको ज्वाइन करें जहां पे मैं प्रॉपर बताऊं, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम में वहां बैठेंगे, आपको ये नहीं पता है कि हमें क्या ज्यादा तैयार करना है, कहाँ ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस बैच में सारी क्लासें आपको वहां पे चलती रहती है और मैं आपको हर टॉपिक में ये भी बताता हूँ कि इसमें ये मेन पार्ट आपके यहाँ ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो आपके बैच में जो चीजें आपको वहां पे गाइड कर रहा हूँ आप प्रॉपर वैसे ही तैयार वहां पे करिए,
आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे। बस एग्जाम तक जो चीज बता रहा हूं वैसे आप तैयारी करते हुए चलिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो अपना अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में आपका ये जाना जाता है, जो कि आपका लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन ये पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए। पहला है राइबोसोम, दूसरा है गाल्जी का, तीसरा है माइट्रोकांड्रिया और चौथा है हरित लवक। तो आप बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप बस काउंट करते चलो कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। आप लास्ट में ये अगर जिन बच्चों का 35 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, उन बच्चों की तैयारी वहां बिल्कुल सही आपकी चल रही है। तो आप इसका राइट आंसर कितना बता देंगे। सर हम तो इसका राइट बताएंगे आंसर क्या, राइबोसोम। क्या बता देंगे, राइबोसोम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। और राइबोसोम आपका क्या करता है, आरएनए हो गया और प्रोटीन दोनों से बनी एक आपके अंतर कोशिकीय संरचना है। और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान आपका वहां पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे राइबोसोम। सर हम इसका राइट आंसर बता देंगे। आपके एग्जाम में रिपीट बहुत क्वेश्चन होता है, ये बात जरूर आप वहां पे ध्यान रखना। तभी में आपके क्या होता है, एक जडारो जो क्वेश्चन दूसरे जडारो बहुत बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, जो आपके कई सारे जडारो में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हो सकता है जब आप पेपर देने जाए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां सेम टू सेम ऐसे ही वहां पे लिखा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जहां पे 4 ऑप्शन हमारे ये दिए जा रहे हैं। अब बताइए इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि जबलपुर जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये वहां पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसके 4 ऑप्शन देखो, फिर टिक करना, आप स्कोर टिक करते चलना। अभी जो बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तब आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। सर हम इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे क्या, प्लाज्मोलिसिस जो यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्लाज्मोलिसिस आपकी ये कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे, ये आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। जो इसकी सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहा जाता है, ये चीज यहां पूछी गई है। बताओ क्या कहेंगे, कोशिका कहोगे, कोशिका द्रव्य कहोगे, रिक्तिका कहोगे या जीव द्रव्य कहोगे। ये आपका ये भी रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन वहां पे सीधे सीधे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बताएंगे सर हम इसका आंसर बताएंगे क्या, कोशिका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे जो छोटी इकाई कोशिका होती है, और इसे ही जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी आपका ये जाना जाता है। और मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों के निर्माण कोशिका से ही आपका वहां पे होता है। और बिना कोशिका से किसी भी जीव के जीवन असंभव आपका वहां पे होता है। यानी कि अमीबा से लेके सभी आपके जितने विशालकाय प्राणी वहां पे होते हैं, सब में आपका कोशिका वहां पे पाया जाता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। सर हम इसका राइट आंसर बता देंगे कोशिका आपका राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये पूछा गया कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका अभी बात की वहां पे चल रही थी, अब यहाँ बात हो रही एक पशु के भी शरीर के सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है। बताओ सबसे बड़ी कोशिका आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी। 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, जयपुर जेडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन ये यहाँ पूछा गया था। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन किसी और जेडारो में आया था, ये आपका दूसरे जेडारो में। बस थोड़ी सी लैंग्वेज का यहाँ पे डिफरेंट है, बस थोड़े आपके जो आपका लैंग्वेज वो थोड़ी बहुत चेंज वहां पे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही आपको वहां पे दिखेगा। तो अब आप इसका आंसर क्या बताएंगे। सर हम इसका आंसर क्या बताएंगे, हम बताएंगे सर न्यूरॉन।
क्या बताएंगे? न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन तंत्रिका आपकी होती है। और यह तंत्रिका तंत्र में स्थित आपके एक उत्तेजनी कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? आप बताएंगे, ये आपकी एक उत्तेजनी कोशिका आपकी वहां पे हो जाती है। और इस कोशिका का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और उसका विश्लेषण करना, यानी कि अपने दिमाग से सूचनाओं को लेना ले जाना, इसी न्यूरॉन का काम वहां पे आपका हो जाता है। तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे? सर हम ऑप्शन बी इसका राइट यहाँ पे टिक कर देंगे। आप प्रैक्टिस करते चलना, आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखे, वो नोट्स तैयार करें। और जो बच्चे बैच ज्वाइन कर रखे, वहां पे जो क्लासेस प्रॉपर आपको बताई जा रही, आप तैयारी करो। आप जब भी पेपर देने जाओगे, सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। बस प्रैक्टिस सेट लेना ना भूलेगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करोगे, आपका स्कोर वहां पे नहीं बढ़ेगा, आप टाइम मैनेजमेंट वहां पे नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट जरूर डेली का लिया करिएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये पूछा गया है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ये यहाँ पूछा गया है। अब इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है अंतःप्रद्रवी जलिका नाभिक, तीसरा है गाल्जिका है, चौथा है माइट्रोकांडिया, और ये भी दानापुर जेडारो में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया गया था। तब आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? सर हम बताएंगे नाभिक। क्या बता देंगे? इसका आंसर नाभिक बताएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है, और नाभिक ही कोशिका की आप जो क्रियाकलापों को जो नियंत्रित करता है, यानी उसका कैसा फंक्शन है, कैसा क्या, उसका नियंत्रण यही आपका वहां पे करता है। तो राइट आंसर क्या बता देंगे? नाभिक। आप इसका राइट आंसर सीधा सीधा बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन जो कि आपका नागपुर जेडारो में पूछा गया था कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण? जो हमारी बोन होती है, जो हमारी हड्डियां होती है, किस प्रकार के ऊतकों का ये उदाहरण है? चार ऑप्शन क्या है? तंत्रिका ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा है उपकला ऊतक। तब आप इसका आंसर क्या बता देंगे? सर हम इसका राइट आंसर कितना बताएंगे? सर हम इसका आंसर क्या बताएंगे? संयोजी ऊतक। क्या बताएंगे कि हड्डी कैसी ऊतक का उदाहरण है? हम बताएंगे संयोजी ऊतक का आपका ये उदाहरण यहाँ पे हो जाता है। और क्या होगा? जो ये ऊतक संरचना और कार्यों में समान कोशिकाओं का एक क्या होता है? आपका एक समूह आपका होता है। क्या होता है? एक समूह आपका यहाँ पे हो जाता है। तो कैसी ऊतक बताएंगे? आप बताएंगे संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में पूछा गया था। क्या पूछ रहा है कि माइट्रोकांडिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? जो आपका माइट्रोकांडिया है, विचित्र अंग इसे क्यों माना जाता है, ये यहां पूछा गया था। ये चार ऑप्शन इसके ध्यान से पढ़िए पहले, फिर आप इनका आंसर टिक करें। आप स्कोर चेक करते रहना, आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस कर सके जो आपका वीक टॉपिक वहां पे चल रहे हैं, ताकि आप अपना जो स्कोर है तभी आप बढ़ा पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लगेगा सर हाँ ये पॉइंट है, ये वाले चैप्टर हमारे वीक चल रहे हैं, इस चैप्टर जो भी क्वेश्चन आ रहा है हम उसके आंसर वहां पे नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या बता देंगे? सर हम इसका आंसर क्या बताएंगे? हम बताएंगे इसका, क्योंकि इनमें क्या होता है? राइबोसोम और आपका क्या होता है? डीएनए होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। माइट्रोकांडिया को जो आपका विचित्र अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपका राइबोसोम और डीएनए आपका यहाँ पे होता है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अब बताओ कि हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ध्यान से कभी इसमें कंफ्यूज ना हो ना, बच्चे बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में वहां पे कंफ्यूज आपके हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये बता कौन सा अंग सबसे बड़ा अंग है। क्या पूछा है कि अंग सबसे बड़ा है, पेट है, गुर्दा है, त्वचा है, दिमाग है। तो आप इसका राइट आंसर कितना बताएंगे? आप बताएंगे सर हम इसका राइट आंसर हमेशा बताएंगे क्या? त्वचा। सबसे बड़ा अंग क्या बता देंगे? त्वचा बताएंगे। ऑप्शन सी आप राइट आंसर आप बता देंगे। और यह शरीर की बाह्य आवरण होती है जिसे वातावरण का आपका एपिडर्मिस, यानी क्या कहते हैं? एपिडर्मिस आपका कहा जाता है।
और दोस्तों जो आपकी त्वचा होती है ना, ये आपका उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। कई परतों द्वारा आपकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, कई लेयरों के द्वारा आपकी ये यहाँ पे निर्मित आपकी होती है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बता दो, अच्छा मानव शरीर की, अगर कभी ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, क्या पूछ लिया जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाती, सबसे बड़ी, आप ये बताओ ग्रंथि कौन सी है। ग्रंथि अगर यहाँ पे लिख के आ जाता है, तब आप आंसर, तब हम यहाँ पे यकृत का नाम देते, तब आप इसको यकृत आप देंगे। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज वहां पे होते, आप कंफ्यूज कभी वहां मत होना। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो आप बताएंगे त्वचा। अगर यहाँ पे ये पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब आप किसका आंसर देंगे, तब आपको यकृत का आंसर वहां पे देना है। कंफ्यूज कभी भी वहां पे ना होना, कभी आपका त्वचा और यकृत दोनों एक साथ ही आपको वहां पे दिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंग पूछ रहा है कि ग्रंथि हमसे पूछ रहा है, और उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर वहां पे आपको देना है। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये पूछा गया है, ये बताओ अच्छा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, ये बताओ कौन है जो ऊतक ग्रंथियों का आपका ये निर्माण करते हैं। चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है मांसपेशी, दूसरा है वाहिका, तीसरा संयोजी, चौथा है तंत्रिका। और ये क्वेश्चन आपको जयपुर जडारो में सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर कितना बताएंगे, सर हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, वाहिका, क्या बता देंगे, वाहिका। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये वाहिका ग्रंथियां होती हैं, यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के आपके विकास के लिए आवश्यक जितने हमारे हार्मोन हो गए या आपके प्रोटीन हो गया, इनका जो स्राव होता है या इनका जो संश्लेषण होता है, ये यहीं से आपका वहां पे होता है। तब आप राइट आंसर क्या बता देंगे, सर हम इसका वाहिका राइट आंसर वहां पे बता देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है कि नारियल के जो छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। ये चार ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। अब बताओ इसका आंसर आप वहां पे क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे। सर जब भी ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाएगा तो अब हम इसका राइट आंसर आप कितना बताएंगे, सर हम बताएंगे क्या, यहाँ बताएंगे स्क्लेनेकाइमा जो यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आपका हो जाता है, यानी नारियल के छिलके में मौजूद होता है जो उसे क्या कठोर और उसे दृढ़ आपका ये बनाता है। तो ऑप्शन बी आप हमेशा क्या राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन बी हमारा सर राइट आंसर आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां से हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया। दोस्तों ये आपके एग्जाम में यहाँ कई चीजें एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, और थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के कई एआरओ जेडआरओ में ये क्वेश्चन आपका वहां पे रिपीट भी हुआ है। ये फिलहाल आपका एएमसी सेंटर में तो आया ही आया है, साथ साथ कई जेडआरओ में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो उन्होंने कौन से पौधे का प्रयोग किया था, आपका मटर का, गुलाब का पौधा, लिली या मिर्च। तो आप इसका आंसर सभी को यहाँ पता होगा, क्या राइट आंसर बताएंगे। आपका जो उद्यान मटर लिख के आए या फिर केवल मटर का पौधा भी आपको लिख के आ जाए, यानी मटर वर्ड आपको हमेशा वहां पे दिखेगा, तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, मटर के पौधे का यूज वहां पे आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके संचरित होते हैं, इन्हें आनुवांशिक लक्षण ये कहलाते हैं आपके। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्हीं को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा गया, तो आप किसका नाम लेंगे, मेंडल आपका नाम। ये चीज आपको पता वहां पे होनी चाहिए। एग्जाम बस थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहां से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अब ये काउंट कर लेना कि आपके 15 क्वेश्चन जो अभी बायोलॉजी के हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किए थे, कितना स्कोर वहां पहुंचा है। अगर आपके 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन तक आपके वहां पे सही है, तैयारी सही चल रही, बस कंटिन्यू बनाए रखो। जो नोट्स दे रखे हैं, जो बैच की क्लासें आप रेगुलर ले रहे हैं, आप लेते चलो। मैं यकीन दिलाता हूं आपका एग्जाम पहले ये सारे आपके पॉइंट वहां पे क्लियर कराए जाएंगे।
और पेपर जब भी देने जाएंगे वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो चीजें वहां बताई जा रही वो चीजें आप वहां पे ध्यान से देखते चलना। और ये प्रैक्टिस सेट लेने के यही एक मतलब अपना यहाँ पे हो जाता है, ताकि आपको एक आप मान लो वहां पे तैयार कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे, अगर ये चीजें आपको नहीं आ रही है तो आपको लगे सर वो मेरा चैप्टर वीक चल रहा है अभी, उसमें हम दोबारा रिवीजन आप वहां पे कर लेंगे, ठीक है। तभी ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो इसका क्या क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। बताओ किसके बीच क्या होगा, द्रव होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा, ठोस होगा। तो किनके बीच आकर्षण बल सर्वाधिक आपका होता है, तो क्या आंसर आप बताएंगे, हमेशा याद रखिएगा आप बताएंगे ठोस। क्या बताएंगे, ठोस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या रहेगा, आप बताएंगे ठोस। किसका नाम लेंगे, आपका ठोस का। ठोस के बाद किसका नाम आएगा, फिर आएगा द्रव का, फिर किसका नाम आएगा, सबका, फिर किसका नाम आएगा, गैस का। आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताएंगे जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच जो आपका आकर्षण बल होता है वो सर्वाधिक होता है। अगर ऑप्शन में ठोस हमें नहीं दिखेगा तो आप ही किस पे टिक करेंगे, तब आप द्रव पे टिक करेंगे। वैसे आपका ठोस तो दिख ही जाएगा, लेकिन कभी अगर ठोस ना दिखा तो इसके बाद आपको द्रव पे वहां पे टिक आपको वहां पे कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। आप बताओ इन चार ऑप्शन में हमारा विषमांगी मिश्रण आपका कौन सा, ये यहां पूछा गया है। पहला है पीतल, दूसरा है पानी में चीनी का घोल, तीसरा है वायु या दूध। ये आपका लखनऊ जिडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। तो विषमांगी मिश्रण कौन सा, ये यहाँ पूछा गया है। तो आप इसका राइट आंसर कितना बताएंगे, सर हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, दूध जो आपका होता है क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक विषमांगी मिश्रण हमारा हो जाता है। ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर आप यहाँ बता देंगे। यानी दोस्तों जो आपके ये विषमांगी मिश्रण होते हैं ना, विषमांगी मिश्रण आपका वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते। जैसे कि आपका लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण, ये सारे मिश्रण कैसे हो जाते हैं आपके, ये विषमांगी मिश्रण वहां पे हो जाते हैं। क्या पूछा गया है, ये बताओ कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो आप किसका राइट आंसर बताएंगे, दूध का। आप बताना दूध आपका विषमांगी मिश्रण आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। जो आपके मिश्रण होते हैं ये प्रकृति में कैसे आपके हो जाते हैं, अभी मिश्रण क्वेश्चन वहां पूछा गया था। अब यही क्वेश्चन आपका एमसी सेंटर में भी मिश्रण क्वेश्चन वहां पे आया था। तो जो आपके ये समांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये भी तैयार करके जाना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके मिश्रण के वहां पे पूछे जाते हैं। तो मिश्रण प्रकृति में कैसे हो सकते हैं, समांगी विषमांगी यानी कि दोनों, या फिर शुद्ध पदार्थ। तो क्या आप इसका राइट आंसर कितना आप बताएंगे, सर हम जब भी क्वेश्चन ये हमारे पेपर में आएगा तो हम सीधा सीधा सर बताएंगे ये आपके दोनों हो सकते हैं, समांगी भी होगा विषमांगी भी आपका हो सकते हैं, ठीक है। यानी प्रकृति में आपके मिश्रण आपके समांगी विषमांगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे समांगी मिश्रण की बात करें जैसे नमक और जल, कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो नमक और जल होता है ये कैसा मिश्रण आपका होगा, तो आप क्या बताएंगे, सर ये आपका समांगी मिश्रण होता है। कैसा होगा, ये आपका समांगी मिश्रण हमारा ये आपका हो जाता है। या फिर जैसे आपका जैसे चीनी हो गया, क्या हो गया आपका चीनी, चीनी हो गया, या फिर आपका जल हो गया, ये भी कैसा मिश्रण हो जाएगा, ये भी आपका समांगी मिश्रण आपके ये हो जाते हैं। और कभी अगर आपको ये दे दिया गया जैसे आपका मिट्टी, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जैसे मिट्टी हो गया और रेत हो गया, ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, आप ये बता देंगे विषमांगी मिश्रण। या फिर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जैसे आपका तेल हो गया, क्या तेल हो गया, या फिर जल हो गया, तेल हो गया ये जल, ये कैसे मिश्रण हो जाएंगे, ये आपके विषमांगी, ये कैसे मिश्रण हो जाते हैं, ये आपके विषमांगी मिश्रण यहाँ पे हो जाते हैं। तो आपके कौन से समांगी मिश्रण है, कौन से विषमांगी मिश्रण है, ये सारे चीजें क्लियर यहाँ पे आपको होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका होता है मिश्रण वाला, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। यानी समांगी भी हो सकते हैं विषमांगी भी हो सकते हैं। अब कौन सा कैसा मिश्रण वो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा कैसा मिश्रण आपका ये वहां पे आपका हो जाता है।
अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हाँ, अब ये भी एक चीज ध्यान रखना कि रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, ये ध्यान से पढ़ लेना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये सारे चीजें आपको वहां पे क्लियर आपको होनी चाहिए। तो ये बताओ अच्छा, इसमें हमसे ये पूछा गया है, अब ये बता दो अच्छा आप कि कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ये जरूर ध्यान रखना क्या पूछा गया, नहीं है पूछा गया है या है। बहुत ज्यादा पेपर वहां पे जल्दी जल्दी वहां पे सॉल्व करते हैं, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, सही से क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं और सीधा आंसर वहां पे टिक कर देता है। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल वहां पे नहीं करनी है। इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे सर, जब भी ये आएगा हम बताएंगे क्या, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी यहाँ पे दिया गया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना और जैसे प्लेटिनम तार का जलना और सभी कैसे होते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे आपके हो जाते हैं। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो जो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन आपका ये वहां पे नहीं आपका होता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ईंधन का दहन, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया ईंधन का दहन कैसा परिवर्तन है, आप बताएंगे सर ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑक्सीकरण या लौह में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। प्लेटिनम तार का जलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक। यानी रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है कि वो एक बार अगर चेंजमेंट हो गया, वो परिवर्तन हो गया, दोबारा से वो अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे ईंधन का दहन, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल अगर एक बार आपने गाड़ी पे डाला, गाड़ी आपने चलाई, पेट्रोल आपका उसका दहन हो गया, पेट्रोल आपका जल, क्या दोबारा वो पेट्रोल वापस आ सकता है, आप बताएंगे पेट्रोल वो वापस नहीं आ सकता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, सारे सारे आपके रासायनिक परिवर्तन वहां पे कहलाते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लो आपका जल हो गया, उसको हमने जमा दिया, बर्फ बन गया, बर्फ को जैसे आप पिघलाएंगे फिर वो आपका किसमें, जल में बदल गया। ये कैसे परिवर्तन होते, भौतिक परिवर्तन होते। यानी ये अपनी पहली वाली अवस्था में दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन दोबारा आप उसकी अवस्था वहां पे चेंज वहां पे नहीं होती है। ठीक, ये चीज वहां पे आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाजिकता के बारे में बताया था, कि डाल्टन ने बताया, कि गोल्डस्टेन ने बताया, बोर ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, कि जयपुर जडारो में। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पूछे। भाई मैं कमेंट किसी के ना दे पा रहा हूँ, रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन हाँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बस आप ना स्कोर यहाँ पे चेक करो, क्योंकि आप लोग सारे क्लास वहां पे लाइव ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे कंप्लीट नोट्स तैयार कर रहे हो, सब कुछ आपको पहले से आपके रखा हुआ वहां पे। बस आप यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आओ कि जैसा जितना पेपर है आप मान लो ना कि उतने एग्जाम में हम कैसे स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। आप जो वहां पे तैयार कर रहे हो, क्या वहां पे ऐसे कुछ नहीं पढ़ाए गए, सारे आपको पढ़ाए गए वहां पे। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप इनके आंसर देने में आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप इनके आंसर नहीं दे पा रहे हो तो वो चैप्टर आप वहां पे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये आपका मेन, ये प्रैक्टिस सेट का ये फायदा आपको यहां से होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे सर, इसका हम राइट आंसर क्या बताएंगे, डाल्टन। यानी ऑप्शन ए आप इसका राइट आंसर यहां बता देंगे। यानी परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, ये बताया था जॉन डाल्टन ने। किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, आप बताओ इनमें से कौन सी आपकी उपधातु है। सीसा, ब्रोमीन, सोना, सिलिकॉन, बताओ कौन सा आपका एक उपधातु आपका हो जाएगा। तो इसके लिए सारे उपधातुओं के नाम आपको पता होने चाहिए, तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। तो आप सर इसका आंसर क्या बताएंगे कि कौन सा एक उपधातु है, तो यहां पे दोस्तों आप क्या बताएंगे, सिलिकॉन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आपका यहां पे हो जाता है। यानी उपधातु, सबसे पहले तो आप ये जानो कि उपधातुएं होती क्या हैं। तो आपकी उपधातु वह चीजें होती जो धातु और अधातु, जिनमें दोनों के गुण वहां पे विद्यमान होते, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आपकी उपधातुएं आपकी वो कही जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, सिलिकॉन आप राइट आंसर यहां बताएंगे। सारे कुछ पॉइंट यहां पे नोट कर लेना कि आगे उपधातुएं होती क्या है। ठीक है,
जैसे उपधातु पूछ ले चाहे अर्धधातु लिख के आए, दोनों चीजें आपकी एक हैं। चाहे उपधातु लिख के आए चाहे आपके अर्धधातु लिख के आए, ये दोनों वर्ड आपके एक जैसे वहां पे हो जाते हैं। जैसे आप कुछ नाम नोट करना, जैसे कि आपका एक जो बोरान होता है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। बोरान हो गया, या फिर जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, क्या हो गया आपका सिलिकॉन। अगला क्या लिखेंगे, इनके संकेत भी लिख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में इनके संकेत भी आपसे पूछे जाते हैं। तो बोरान का संकेत आप क्या लिखेंगे, इसका बी हो जाएगा। और सिलिकॉन क्या लिख देंगे आप, इसका एस आई यहाँ पे लिख देंगे। और वैसे ही आपका क्या होता है, जर्मेनियम भी आपका होता है, क्या बताएंगे, जर्मेनियम। ये पॉइंट नोट करना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। इसका संकेत क्या लिखेंगे आप, जी ई आपका हो जाएगा। जैसे आपका एंटी मनी हो गया, क्या हो गया आपका एंटी मनी। और एंटी मनी का संकेत आप क्या बताएंगे, इसका हो जाएगा आपका जो एंटी मनी क्या हो जाएगा, एस बी आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद जैसे आपका टेल्यूरियम, क्या बता देंगे, आपका जो टेल्यूरियम होता है, क्या होता है, टेल्यूरियम आपका होता है। इसका संकेत क्या, टी आप यहाँ बता देंगे। ये सारे आपके उपधातु आपके ये कहे जाते हैं। और जैसे आपका ये आपका जो सोना हो गया, सीसा हो गया, ये क्या होती है आपके धातुएं होती है। ये क्या होती है आपकी उपधातुएं। अगर कभी आपसे ये पूछा धातुएं क्या होती हैं, अगर आपसे धातु के बारे में पूछ लिया, धातु क्या होती है, धातु जिसे आप बता सकते हैं कि जैसे आपका क्या, आपका मान लो सोना हो गया। सोना क्या है, सोना एक आपकी क्या हो जाती है, धातु आपकी यहाँ पे हो जाती है। या फिर जो आपका सीसा हो गया, सीसा क्या है आपका एक धातु आपकी यहाँ पे, सीसा भी क्या एक धातु आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट वहां पे नोट करना। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी यहाँ पे नोट करना, जो आपकी ब्रोमीन होती है, जो आपका ये ब्रोमीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका ब्रोमीन होता है ये अधातु आपका होता है, जो कि समान ताप पर आपका ये ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है। आपका एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो आपका ये ब्रोमीन होता है, ये पेपर बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। तो ब्रोमीन के बारे में एक पॉइंट ये यहाँ पे जरूर याद करना कि जो आपका ब्रोमीन होता है ये आपका अधातु होती है, जो समान ताप पर क्या होती है आपकी द्रव अवस्था में रहती है। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि उस एक अधातु का नाम बताओ जो समान अवस्था में आपके द्रव अवस्था में रहती है, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे ब्रोमीन का नाम बताएंगे। आपके एग्जाम में ब्रोमीन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि ब्रोमीन आपका अधातु है और समान ताप पर आपका ये द्रव अवस्था में आपका ये रहता है। ये सारे ये भी पॉइंट नोट कर लेना, जो कि आपकी क्या हो जाएंगे, आपकी ये यहाँ पे सारी उपधातुएं आपकी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। अब बताओ, जो आपके अधातु के ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में किस अवस्था में आपके होते हैं, उभयधर्मी, अम्लीय, क्षारीय या अम्लीय और क्षारीय दोनों अवस्था में आपके होते हैं। ये आपका सीधे सीधे नागपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तब आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, सर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा, तो हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, अम्लीय। क्या बताएंगे, अम्लीय। ऑप्शन बी आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, आपके अम्लीय होते हैं। कैसे होंगे, अम्लीय आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है, उसकी सतह चमकदार होती है, उसे क्या आप कहेंगे, ये बताओ। आघात वर्धनीयता बोलेंगे, कठोरता बोलेंगे, तन्यता बोलेंगे, या धात्विक चमक आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे। जबलपुर जडार में सीधे सीधे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके मैं वही सारे क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके, ताकि अगर आप प्रैक्टिस भी करें तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन्हीं को प्रैक्टिस वहां पे आपको करना है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे क्या, धात्विक चमक। क्या बता देंगे, धात्विक चमक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि जो आपकी धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनी तो होती हैं। धातुओं के हथौड़े से पीट कर आप जितना भी उसमें मारेंगे, यानी उसमें जितना भी चोट मारते क्या होता है, वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी चादरों के रूप में क्या परिवर्तित किया उन्हें जा सकता है। और धातुओं का जो घनत्व भी क्या होता है, बहुत आपका उच्च वहां पे होता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो धातु होती हैं इनका घनत्व कैसा होता है, आप क्या बताएंगे, जो धातुएं होती हैं इनका घनत्व क्या होता है, बहुत उच्च आपका होता है। और इनमें आपका एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक। जिसे क्या बोलते हैं, उसे आपका धात्विक चमक वहां पे कहा जाता है। जो उनमें चमक होती है
उसे यहाँ पर ये धात्विक चमक आपका कहा है। ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। और जो धात्विक चमक के कारण धातुओं की सतह होती है कैसे दिखती है? चमकदार आपकी वहां पे दिखाई पड़ती है। और धातुओं में जो आपका तन्यता का गुण भी आपका पाया था, जिसके कारण धातु में क्या पतले लंबे तार की काफी बनाई जा सकती है। जैसे आपने देखा जो चांदी होती है या फिर जो सोना होता है, इसे आप बहुत ही बारीक तार के रूप में वहां खींच सकते, बढ़ा सकते। ये क्या उसकी तन्यता हो जाती है, क्या होती है? तन्यता आपकी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक चमक आपकी यहाँ पे हो जाती है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके सोने की धातु होती है, सोना एक धातु वहां पे होता है, इसे हम काफी मतलब पतला बारीक तार के रूप में बना सकते हैं, ये कौन सा गुण उसका होता है? ये उसका तन्यता का गुण आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उसमें हम काफी जो धातुएं होते हैं पीठ पीठ पतली पतली चादरों के रूप में बना सकते हैं, ये कौन सा गुण उसका हो जाता है? आप बताएंगे। ये आपका आघात वर्धनीयता का गुण वहां पे हो जाता है, यानी कितना भी पीटेंगे उसे पीटते जाओ, उसे पतला होते हैं, चादर पतली चादर के रूप में भी आप उसे बना सकते हैं। तो वो कौन सा गुण होता है? आघात वर्धनीयता वहां पे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे? धात्विक चमक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा कि तरल अवस्था में पाई जाने वाले अधातु क्या है? अभी मैंने इसके पहले ये पॉइंट वहां पे करा, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या हो जाएगी। अभी इसके पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था। क्या बता देंगे? आप बताएंगे सर हम तो इसका ब्रोमीन ही बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बहुत बार आपका ये रिपीट वहां पे हो चुका है। तब आप राइट आंसर क्या बताएंगे? ब्रोमीन आपका इसका राइट आंसर वहां पे आपका हो जाता है। क्या बताएंगे? ब्रोमीन आपको बताएंगे कि जो आपका ब्रोमीन होता है ये तरल अवस्था में पाई जाने वाली आपकी एक अधातु आपकी वहां पे हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप में कौन सी आपकी अधातु ऐसी है जो आपकी तरल अवस्था में लिक्विड अवस्था में होती है? तब भी आपको ब्रोमीन बताना है। कमरे के ताप लिख किया या सामान्य ताप लिख किया, कंफ्यूज वहां पे कभी आप वहां पे ना हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, ये बताओ अच्छा विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलेय और विलायक के जो समांग मिश्रण होते हैं वो क्या कहलाएंगे? निलंबन कहलाएंगे, विलयन कहेंगे, या आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, या पायसन कहलाएगा? तो वो आपका क्या कहलाएगा ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? सर हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? विलयन। क्या बताएंगे? विलयन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? आपका विलयन आपका यहाँ पे कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप ये जान सकते हैं कि जैसे कि आपका स्वरूप, जब आपका चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसके घोल को विलयन कहते हैं। उसके घोल को क्या कहा जाता है? विलयन आपका कहा जाता है। और विलयन में जो दो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। तथा जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय आपका यहाँ पे कहा जाता है। तो विलायक और विलेय के बारे में भी ये सारे पॉइंट वहां पे याद कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे वहां पे आपके हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? विलयन आप इसका राइट आंसर यहां बता दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ये बताओ अच्छा ब्राउन नियम गति की खोज किसने की थी? किसने खोज इसकी की थी बताओ? आइजैक न्यूटन ने, मेंडल ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या जॉन ब्राउन ने की थी? अब इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे? तो इसका आप राइट आंसर क्या बताएंगे? सर जब भी ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा तब हम इसका सीधा सीधा आंसर क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन सी हम इसका सीधा सीधा राइट आंसर वहां बता देंगे। यानी कोलाइडी विलेनों के कण सदैव कैसे तो विभिन्न दिशा में आपके यानी टेढ़े मेढ़े अनियमित गति से क्या करते? गति करते। उसे आपका ब्राउनियम गति वहां पे कहते हैं। यानी जो टेढ़े मेढ़े ऐसे वहां पे गति किया करते, इसे ही आपका ब्राउनियन गति कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? आप बताएंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे खोज की थी, और जिसे आपका ब्राउनियन गति कहते हैं। और इस गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन का नाम आप यहाँ पे ध्यान से याद करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पे ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछा गया है। अभी आपके नर्सिंग एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आप तैयार करना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा जा सकता है। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? अब बताओ कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? हीरा, कार्बन डाइऑक्साइड, या ग्रेफाइट, या फुलरीन? अब बताओ कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? ये बेसिक सवाल है, कई बच्चे इसके आंसर जानते भी होंगे, लेकिन अगर आप इसका भी आंसर नहीं जान रहे
तो काफी ज्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी, तैयारी पे थोड़ा ध्यान आप वहां पे दे लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, हम बताएंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे दिया जा रहा है, क्या बता देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी हीरा, ग्रेफाइट, आपका फ्लोरीन, ये कार्बन के अपरूप तो हो जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप आपका यहाँ पे नहीं होता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये सामान्य ताप पे क्या होता है, सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगहीन, अज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस आपका ये हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, ग्रीन हाउस गैस आपकी हो जाती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, आप बताएंगे हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस आपकी वहां पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपके जबलपुर जडारो में सीधा सीधा पूछा गया था कि रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन के फलस्वरूप की खोज हुई, किसकी खोज हुई ये पूछा गया, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, परमाणु नाभिक का, प्रोटॉन का। तो आप बताओ इसका आंसर आप यहाँ पे कितना बताएं। वैसे काफी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर, ज्यादा बच्चे यहाँ पे राइट आंसर वहां पे दे रहे हैं, तो अगर मैं किसी कमेंट ना रिप्लाई दूं उसके लिए परेशान न होना, बस आप यहाँ पे अपना स्कोर चेक करिए। आप ये मान चलो हम पेपर में यहाँ बैठे हुए हैं और अपना कितना स्कोर हमारा सही हो रहा है, किसके आंसर हमें यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे आपको तुरंत क्लिक कर जाता हो कि इसका आंसर हमें पता है कि नहीं पता है। इसमें कोई इतनी ज्यादा महाभारत भी नहीं होती, अगर आपको आता है तुरंत टिक करेंगे, नहीं आता आप चाहे जितना परेशान हो जाए फिर तो तुक्का ही आप वहां मारेंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे कर सके। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, आप बताएंगे क्या, परमाणु नाभिक, क्या बता देंगे, परमाणु नाभिक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी रदरफोर्ड के अल्फा कण का जब प्रकीर्णन के फलस्वरूप क्या बना था, वहां परमाणु नाभिक की आपकी खोज वहां पे हुई थी। किसकी खोज बता देंगे, आप बताएंगे परमाणु नाभिक की खोज आपकी वहां पे हुई थी। अब अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसे आपका नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। ये बताओ अच्छा, नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, नील्स बोर को बोलोगे, ई रदरफोर्ड को बोलोगे, जे थॉमसन को कहोगे, या फिर जेम्स चैडविक को कहोगे। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, दानापुर जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आप क्या बताएंगे, सर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ गया तो हम तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, रदरफोर्ड का नाम ले लेंगे, किसका, रदरफोर्ड का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल प्रयोग से परमाणु के नाभिक के आपके धनावेशित होने की भी खोज इन्होंने की थी, तथा इसके बाद नाभिकीय बलों के अध्ययन का प्रोत्साहन इन्हीं की वजह से वहां पे मिला था। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यह भी ध्यान रखना कि जो आपका नाभिक का धनावेशित की खोज आपके इन्होंने ही वहां पे की थी, किसने की थी, रदरफोर्ड ने ही वहां पे की थी, ये भी चीज वहां पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। यानी बाह्यतम कोश में जो आपके उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती उसे क्या कहा जाता है। नागपुर जडारो में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या थे कि संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहेंगे, संयोजक प्रोटॉन कहेंगे, या फिर आप संयोजक क्रमांक कहेंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, सर इसका आंसर हम क्या बताएंगे, आप बताएंगे क्या कहेंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन, क्या बता देंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों क्या भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या करें, चक्कर वहां पे आपके ये लगाया करते हैं। और परमाणु की अंतिम कक्षा था और सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन वहां पे आपका कहा जाता है। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन वहां पे आपके ये कहे जाते हैं। अब दोस्तों यहां से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिक्स केवल 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, लेकिन ये ना सोचना कि भाई 5 क्वेश्चन आता है इसे हम कम पढ़ें। आपका एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट वहां पे होता है, आपको सारे चीजें वहां पर आपको बराबर वहां पे ध्यान देना। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका फिजिक्स केवल 5 ही आता है, मैथ केवल हमारी 5 ही क्वेश्चन आते तो इस पे हम क्यों ज्यादा फोकस करें, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। आपका चाहे एक क्वेश्चन है, आपको टाइम उतना ही वहां पे देना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बच्चा अंदर भी होता है बाहर भी वहां पे हो जाता है। आप जब पेपर वहां पे देखते होंगे ना, तो ये मान चलना पॉइंटों से बच्चे वहां बाहर होते हैं वहां पे। ये तो छोड़ दो, एक क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपको वहां पे होता है, तो एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाता है। इनमें क्या पूछा गया, निम्न में से
अदिश राशि नहीं है। देखो ध्यान, पहले क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या जा रहा है, बताओ इनमें से कौन सी आपकी अदिश राशि नहीं है। आयतन, द्रव्यमान, बल या लंबाई, अब बताओ कौन सा इसमें अदिश राशि नहीं आपकी बताएंगे। सबसे पहले कुछ मैं चीजें आपको नोट करा देता हूँ, यानी जो आपके इंपॉर्टेंट सदिश और अदिश राशियां होती जो अक्सर हमारे पेपरों में ये आपके पूछे ही वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सदिश की बात करें, किसकी बात करें, आप एक पॉइंट ये नोट करना सदिश की, और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना आप अदिश, यानी हम वो पॉइंट आपको बता देते जो कि आपके बार बार वहां पे रिपीट होते हैं। अगर आपसे सदिश की बात वहां पे की जा रही है तो आपको कम से कम ये 4 नाम तो पता होने चाहिए। जैसे आपका एक बल हो गया, एक आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया, इसके बाद जैसे आपका वेग हो गया, क्या हो गया, वेग हो गया, या फिर आपका जो विस्थापन हो गया, क्या हो गया, विस्थापन आपका हो गया। ये नाम तो आपको कम से कम 4 नाम पता होने चाहिए सदिश के, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अदिश में कम से कम ये नाम पता होने चाहिए, जैसे कि आपका जो कार्य हो गया, कार्य अदिश राशि हो जाएगा, या फिर आपका जो समय या फिर जैसे कार्य हो गया, या फिर कार्य के बाद एक आप ये याद रखिए जो समय आपका हो गया, या फिर जैसे आपका दूरी हो गया, दूरी हो गया, या फिर आपकी जो धारा हो गई, ये आपके अदिश राशियां यहाँ पे आपके हो जाती है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, सर हम इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, बल जो आपकी हो जाएगी, क्या अदिश राशि नहीं होती है, क्योंकि बल क्या होती है, बल आपकी ये सदिश राशि है, बल आपकी क्या सदिश राशि यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना कि क्या हो जाएगा आपकी ये भौतिक राशि, क्योंकि बल का व्यक्त करने के लिए आपका परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत आपकी वहां पड़ती है। तो बल क्या हो जाता है, बल आपकी सदिश राशि आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कार्य में, अब बताओ राइट आंसर क्या होगा कार्य में। ये 4 ऑप्शन हमारे दे दिए गए, जो कि आपका ये लखनऊ एएमसी में जो आपका रिलेशन भर्ती का पेपर वहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन सीधा सीधा वहां पूछा गया था। तो कार्य में आप क्या बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, फिर आप ये दिमाग सोचो कि इसका आंसर क्या वहां पे हो सकता है। आप स्कोर जरूर काउंट करना कि स्कोर कितना आपका वहां पहुंचा है। तो आप इसका राइट आंसर कितना बता दें, सर इसका हम राइट आंसर क्या बताएंगे कि कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण आपका यहाँ पे होता है। तो आप ऑप्शन ए पे आप टिक कर देना, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जो कि आपका जयपुर जडारो में यहाँ पूछा गया था कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बताओ क्या, ऊर्जा है, शक्ति है, वेग है, गति है, क्या चीज आपकी हो जाएगी, ना तो बनाया जा सकता ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यानी जयपुर जडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आप इसका आंसर क्या बता देंगे, ये बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो उससे क्या बताएंगे, सर हम इसका आंसर क्या बताएंगे, ऊर्जा का, क्या बताएंगे, ऊर्जा जो आपकी होती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से आपका दूसरे रूप में आपको ये परिवर्तित किया जा सकता है, क्या, ऊर्जा। और विश्व की कुल ऊर्जा आपकी हमेशा नियत आपकी रहती है। और ऊर्जा, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा का आपका एसआई मात्रक क्या आपका हो जाएगा, तो आप क्या बता देंगे, इसका जूल होता है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, जूल यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बताएंगे, इसका ऊर्जा एसआई मात्रक जूल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बताओ जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के या न्यूटन कौन सा नियम का आपका ये उदाहरण वहां पे हो जाता है। तो न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए, ध्यान से आप उसे पढ़ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम से न्यूटन के जो तीनों नियम के बारे में इनके एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा कि जब हम गोली चलाते हैं, बंदूक हमें झटका मारती है पीछे को, इसमें न्यूटन का कौन सा नियम वहां पे लागू होता है। तब आप राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे न्यूटन का गति का जो तृतीय नियम होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना, जो न्यूटन का पहला नियम है जिसे हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, वो आपका नियम भी इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। वो नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील बना रहती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा के ना रोका जाए। या फिर कोई आपकी वस्तु अगर मान लो विराम अवस्था में रुकी हुई है तो वो गतिशील नहीं हो सकती जब तक उसे धक्का देके गतिशील नहीं बनाया जाएगा। तो इससे आपका जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और न्यूटन का पहला नियम के नाम से भी ये आपका वहां पे फेमस आपका हो जाता है।
तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा? न्यूटन का गति का तृतीय नियम आपको यहाँ पे लगता है। अगला क्वेश्चन आता है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं। बताओ किसके कारण से आपका ये नहीं हटेगा? जड़ता के कारण, गति के कारण, चुंबकत्व के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण? किसके कारण से वो नहीं हटता आपका? तो आप सीधा सीधा आंसर क्या बताएंगे? सर हम तो इसका आंसर क्या बताएंगे? जड़त्वाकर्षण। अभी मैंने बताया था कि जो न्यूटन का पहला नियम था, जिसे हम जड़त्व के नियम से आपका जाना जाता है, कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, यानी कि अगर मेज में कोई पुस्तकें वहां पे स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर ही बनी रहेंगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो ये न्यूटन का पहला नियम बोल के आ सकता है, या फिर जड़त्व का नियम आ सकता है, या फिर जड़ता आपको लिख के वहां पे आ सकता है। तो आप क्या बताएंगे? जड़ता का नियम। ऑप्शन ए आप इसका राइट आंसर यहाँ पे आप बता दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, यहां से हमारे जीके क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं और जीके के आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या बताया गया कि लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू जो है वहां का जो फेमस डांस है, प्रसिद्ध नृत्य, वो कौन सा आपका है? बताओ, कुचिपुड़ी है, कोली है, कथक है, कोलकली है? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम क्या बताएंगे सर इसका? हम लोग सीधा सीधा आंसर क्या बता देंगे? ये बताएंगे क्या? कोलकली। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये कोलकली होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छड़ी नृत्य। कोलकली का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? इसका छड़ी नृत्य आपके यहाँ पे हो जाता है। और इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग आपके ले सकते हैं। और लावा लक्षद्वीप का आपको ये प्रसिद्ध नृत्य शैली भी आपकी वहां पे हो जाती है। तो कोलकली आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया, त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखो जो आपकी ये स्टेट है, जितने भी आपके राज्य, इनकी स्थापना वर्ष आप जरूर पढ़ के जाना। और साथ साथ जो आपके अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम है या फिर राज्यपाल है, कौन से राज्य के मतलब नए सीएम कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, ये पढ़ के जाना। करंट अफेयर का आपका 2 क्वेश्चन आता है, वहां से ये क्वेश्चन आपको जरूर वहां पे दिखेंगे। कि जो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम पे अगर कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं, उनके सीएम याद कर लेना। या फिर किसी आपका स्टेट में कोई मान लो कोई दिक्कत चल रही, कोई आपको मान कुछ भी चल रहा है, कोई चीज हड़ताल चल रही, तो वहां पे ज्यादा चांस रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाने के। तो इसका राइट आंसर आप कितना बताएंगे? सर हम बताएंगे क्या? 21 जनवरी। क्या बता देंगे आप? 21 जनवरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। कि जो आपका त्रिपुरा होता है ना, ये दक्षिण एशिया के पूर्वोत्तर भाग में आपका ये स्थित होता है। और भारत का ये आपका एक राज्य भी होता है, जो कि आपका 21 जनवरी, आप ये डेट याद कर लेना क्या? 21 जनवरी 1972 में 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा वहां पे दिया गया था। तो अगर कोई डेट आपसे पूछी जाए, आप 21 जनवरी 1972 डेट याद कर लेना, जिस दिन त्रिपुरा को पूर्व यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा वहां पे आपका ये दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपके करंट अफेयर क्वेश्चन वहां पे आया था जब आपके लखनऊ जेडौरा में क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 मई 2020 में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया था? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया करंट अफेयर का। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है कि वहां पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? आप बता देंगे 21 मई, आप यहाँ बता दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी 21 मई को प्रत्येक वर्ष आपका अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य चाय के उत्पादन, इतिहास व खपत आदि चाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक वहां बनाना लोगों के लिए हो जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, आप क्या बताएंगे? आपका 21 मई को ये आपका वहां पे मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है आपकी? आप बताओ इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, जो कि सीधा सीधा आपके एमसी सेंटर में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बताएंगे? सर ये क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आया तो हम किसका नाम लेंगे? हम बताएंगे बिल गेट्स का। किसका? बिल गेट्स का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो आपका द रोड अहेड है, ये इनकी बिल गेट्स की आत्मकथा आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका जेफ बोजेस का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है,
अगर इनकी कभी आपकी आत्मकथा पूछी जाए या बायोग्राफी पूछी जाए, क्या बताएंगे? बायोग्राफी ऑफ द बिलियनियर, आपका बिजनेस टाइटल, इनकी आत्मकथा क्या हो जाएगी? जो आपके जेफ बेजोस हैं, इनकी आत्मकथा क्या हो जाएगी? नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगी? आप क्या बताएंगे? सीधा सीधा लिखेंगे आप बायोग्राफी, ये नोट कर लेना, क्या बताएंगे आप? बायोग्राफी ऑफ, बायोग्राफी ऑफ आप क्या नोट करेंगे यहाँ पे? बिलियनियर, क्या नोट करेंगे यहाँ पे? बिलियनियर बिजनेस, बिजनेस टाइटन, बिजनेस टाइटन, ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये इनकी आत्मकथा हो जाएगी, जेफ बेजोस की आत्मकथा आपकी ये यहाँ पे आपकी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, ये हमसे यहाँ पूछा गया था, जो कि आपका जबलपुर जेडारो में सीधा सीधा आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तब आप इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना बता देंगे? बताएंगे सर हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? 1928 में एम्स्टर्डम में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल मैच में नीदरलैंड को यहाँ पे हराया था। कि पहला गोल्ड किसने जीता था? हॉकी से आपका गोल्ड आया था, किसको हराया था? नीदरलैंड के साथ जो हॉकी का मैच हुआ था फाइनल का, तो भारत ने नीदरलैंड को 1928 में हराया था, जहां पहला गोल्ड आपका वहां पे आया था। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो बंचिंग जंपिंग किस तरह का खेल है? देखो बंचिंग जंपिंग खेल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपको वैसे पता होगा कि जैसे क्या होता है कि मान लो किसी हाइट में यहाँ पे ले जाते, किसी व्यक्ति को ले गए और यहाँ पे क्या हुआ, उस व्यक्ति को यहाँ पे क्या, मान लो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ खड़ा कर देते हैं और पैर में उसके रस्सी यहाँ बांध के कहते हैं उसे जंप जो वहां पे की जाती है। जब वो व्यक्ति यहाँ पे मान लो रस्सी के द्वारा यहाँ पे जो जंप करता है, यहाँ पे यानी जंप करता है रस्सी के द्वारा, यहाँ पे जो लटकता है, यही आपका बंचिंग जंपिंग होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बंचिंग जंपिंग किस तरह का खेल आपका होता है, ये कैसा खेल हो जाएगा? आप बताएंगे ये आपका साहसिक खेल होता है। भाई ये सबकी बस की बात नहीं होता है कि वहां जंप लगा दे, वहां पे सबकी बस की बात वहां पे नहीं होती। तो कैसा खेल होता है? ये आपका साहसिक खेल होता है। ऑप्शन ए आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और जैसे अगर आप बात करें जैसे और आपके अन्य साहसिक खेल कौन से, जैसे आपका ये जंपिंग बंचिंग हो गया, ऐसी आपका क्या होता है पर्वतारोहण हो गया, या आपका जो ट्रैकिंग हो गया, या आपका रिवर राफ्टिंग हो गया, या फिर आपका जो पैराग्लाइडिंग हो गया, या आपका स्केटिंग हो गया, स्कूबा हो गया, स्कूबा डाइविंग जो होती है, ये सारे खेल कैसे खेल हो जाते हैं आपके? ये साहसिक खेल सारे सारे आपके वहां पे आपके ये हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया गोताखोरी खेल किस श्रेणी में आपका आता है? देखो गोताखोर, यहां से आप सीधा सीधा समझ सकते हैं गोताखोर कहाँ जाएंगे भाई? पानी के अंदर जाते हैं। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कैसा खेल हो जाएगा आपका? ये जलीय खेल हो जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या चीज? अब ये बता दो अच्छा कि जो आपका इसके जनक कौन है, कि जो गोताखोरी खेल है, अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता, अब ये बताओ तो इस खेल के जनक कौन है, तो आप क्या बताएं? किसका नाम बता देंगे आप? नाम बताएंगे इसका एलन ब्लैक का। किसका नाम बता देंगे आप? बताएंगे सीधा सीधा एलन ब्लैक का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इसके जो अगर ये देखा जाए, इसके जो प्रमुख वर्ड है, जैसे आपने देखा होगा जैसे फुटबॉल होता है या क्रिकेट होता है, उसके जो मेन शब्दावली होती है वो वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गोताखोरी खेल होता है इसके प्रमुख शब्दावली क्या आपके हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बताएंगे? जैसे आपका डाइव हो गया, जंप हो गया, या टक पोजीशन हो गया, पाइक पोजीशन हो गया, या फिर आपका स्प्रिंग बोर्ड हो गया, या टेक ऑफ हो गया, ये सारे सारे क्या होते हैं जो गोताखोरी खेल की शब्दावलियां आपकी वहां पे हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक है? बताओ, यहाँ पे नाम आपके दिए जा रहे हैं, बताओ कि कौन सा आपका एक भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक आपका यहाँ पे हो जाएगा? गौरव खन्ना है, सुकांत कदम है, प्रमोद भगत है, या फिर MS गायकवाड़ हैं? ये आपका दानापुर जेडाउर में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पूछा गया था। आप इसका राइट आंसर कितना बताएंगे? सर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो हम क्या राइट आंसर बताएंगे? इसका बताएंगे SM जो गायकवाड़ हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? पैरा ओलंपिक आपके तैराक आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और इन्होंने वर्ष 2014 में, क्या याद करें, वर्ष 2014 में
एशियन गेम में इन्होंने क्या 6 पदक आपके जीते। कितने पदक जीते? 6 पदक वहां पे जीते। और किसी भी बहुविषयक प्रतियोगिता में किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले पीटी उषा का जो रिकॉर्ड था उसको भी इन्होंने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? एस.एम. गायकवाड़ ने रिकॉर्ड वहां पे तोड़ दिया था। इन्होंने 6 पदक जीते 2014 में, जो आपके पैरा ओलंपिक आपका वहां पे खेल आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से आपकी ये ली गई, ये आपसे यहां पूछा गया। बताओ, जो संविधान में संशोधन हम लोग आजकल करते हैं, यानी कोई नियम आपका लागू होता है, कोई नया नियम आपका बनाया जाता है, ये अगर संविधान हम संशोधन कर सकते हैं, ये कौन से देश के संविधान से आपका लिया गया है, ये चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है। तो आप क्या राइट आंसर बताएंगे? सीधा सीधा हम क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका। क्या बता देंगे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये आपका लिया गया है। और यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से भाग में आपका आता है, या कौन से भाग पूछ लिया जाए, या फिर आपसे इसका अनुच्छेद पूछ ले, कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई, किस भाग जो संविधान है उसमें संशोधन आपका हो सकता है, तो भाग कौन सा बताएंगे? आप बताएंगे कौन सा? 20वां भाग हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा बताएंगे आप? 368 नंबर का अनुच्छेद यहाँ पे आप बता देंगे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करें। संविधान संशोधन जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया, आप क्या बता देंगे? दक्षिण अफ्रीका। ये दोनों पॉइंट भी नोट करना, अगर ना याद हो तो याद कर लेना, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरा अगला क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान को हृदय और आत्मा किसने कहा? जो आपका अनुच्छेद नंबर 32 है, अब ये बताओ इसका हृदय और आत्मा किसने कहा था, ये हमसे यहाँ पूछा गया है, जिसके 4 ऑप्शन सीधे सीधे आपको ये यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तब आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? सर हम इसका, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे? भीमराव अंबेडकर जी का नाम बता देंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों, यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो, भले ही आपके मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथ पे आप ज्यादा वहां फोकस करिए, क्योंकि जो बच्चे आरबी नर्सिंग वाले होते हैं, बायोलॉजिस्ट वहां पे तैयार करते हैं, उनकी ऑलरेडी मैथ वीक ही होती है। और जो बच्चे वहां पे मैथ थोड़ी भी पढ़े रहते हैं, यानी अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है ना, तो 5 क्वेश्चन आप आसानी से आंसर वहां पे दे सकते हैं। इतने हार्ड क्वेश्चन मैथ के आपके नहीं पूछे जाते। अभी आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पूछे गए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक आपका 693 है। यदि उनमें से एक संख्या आपकी 77 है, दूसरी संख्या बताओ क्या हो जाएगी। बिल्कुल एक सिंपल सा फार्मूला आपके यहाँ पे हो जाता है। क्या? पहली संख्या जो आपकी रहेगी, क्या रहेगी? जो आपकी पहली संख्या, पहले क्या बताएंगे आप? पहली संख्या गुणे जो आपकी ये दूसरी संख्या बराबर आपका लासा, और गुणे क्या कर देंगे आपका माशा पा बराबर होता है। ये आपका बिल्कुल बेसिक सा फंडा होता है, ये अप्लाई करो, आपका तुरंत आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या दिया गया है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और उनका लघुत्तम आपका 693। तो जहां भी लासा मासा लिखा हमने वहां पे क्या लिख दिया? आपने लिख दिया 11 गुणे 693, आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक, बराबर। और यदि बोला कि यदि उनमें से एक संख्या 77 है, तो हमने बोल मान लिया कि पहली संख्या 77 है। अब ये बताओ दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? अब बताओ, तो दूसरी संख्या अभी कितनी हो गई? आप क्या बताया? 11 गुणे 693। आप क्या करोगे? यहाँ पे ये 70 आपका नीचे आ जाएगा, और 11 से काटा ये 7 बार गया, 7 से इसे काट दिया, कितना आ गया? 99 आपको यहाँ पे आ गया। तो आप क्या बताएंगे? दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? आप बता देंगे क्या? 99। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस कैलकुलेशन अगर आपकी आती, आंसर बड़ी जल्दी से आप यहाँ पे ले आएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया, यदि 3 अंक वाली संख्याओं में आपका एक संख्या को क्या दिया गया? एक है 335, दूसरी संख्या है 2x5, तीसरी है हमारा x35, और फिर चौथी क्या है 63x, और फिर क्या दिया? 43 का औसत अगर आपका 411 है, का औसत क्या है? 411 है। तो अब हमें ये चीज बताओ, x-1, x-3 और x+3 और आपका x+5 का औसत क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा? देखो औसत बराबर आपका होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, औसत बराबर क्या होता है?
औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये होता है, अगर योग पूछ लिया जाए कि आखिर ये बताओ अच्छा और योग बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहते हो औसत पे फार्मूला ध्यान से नोट करो। इसका जो आपका औसत होता है औसत फार्मूला क्या होता है, आप बताएं कुल पदों का योग, क्या बताएंगे आप, इसका बताएं कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, अब बटे क्या बताएं कुल पदों की संख्या, क्या बता दें कुल पदों की संख्या आप यहां पे बता देंगे। अब देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुल पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे औसत का हम पदों की संख्या से गुणा कर देंगे, आपका योग निकल के आ जाएगा। वहां पे देखो यहाँ पे कितनी संख्या है, एक संख्या हो गई, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, और यहाँ पे इनका औसत क्या है 411। अब इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा कि इनका क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं और इनका औसत क्या है। तो संख्याएं तो हमारी 5 है और औसत क्या 411 है, तो इनका योग क्या बता दोगे, योग हम बता देंगे 411 गुणे 5 आप यहाँ पे बता देंगे। अब इनका योग कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या लिखिए 335, दो संख्याओं का योग भी आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या क्या लिखी आपकी, लिखी है 335 यहाँ लिखी, और प्लस का क्या लिखा है 2x5, क्या लिखा है 2x5 लिखा है, और प्लस का क्या कर दो यहाँ पे x35, हमने क्या कर दिया x35 आपने लिख दिया, और प्लस क्या गया 63x, और क्या कर दिया आपने 63 आपने यहाँ पे x कर दिया, और प्लस का 46, और प्लस का हमने क्या कर दिया 406, और हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि ये जब इन संख्याओं का हम ये सभी को जोड़ेंगे ना, इसके बराबर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। देखो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले आपको ये x का मान आपको पता होना चाहिए। जब आप x का मान वहां पे निकाल लेंगे तो वही आप यहाँ पे x का मान रखें, इनका आप यहाँ पे औसत आप निकाल सकते हैं। ये तो मान लो फार्मूला मैं आपको हटा देता हूँ, ये तो आपको पता हो ही गया होगा यहाँ पे, ठीक है, कि फार्मूला आपके यहाँ पे क्या आपका होता है। अब देखो जब आप 4 से 11 गुणे 5 करेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2055, क्या हो गया 2055 आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब देखो अब आप एक चीज ये करो, 355 और ये 46 इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को पहले जोड़ो। अब ये जब इधर आएंगे इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 335 और आपका 46, जब इनको जोड़ के इसमें आप माइनस करोगे तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसमें घटा आप देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 1314, ये कितना हो जाएगा 1314 आपका हो जाएगा। यानी कि हमने किस क्या 335 और 406 को हमने 2055 में माइनस कर दिया। अब जो संख्या और बच रही है, एक संख्या ये बची, ये संख्या बची, ये संख्या बची, अब इनको आप जोड़ दीजिए। देखो यहाँ पे कितना आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखा 2x5, क्या लिखा हुआ है, जो आपका लिखा है 2x5 लिखा है, और प्लस का x35 यहाँ पे हमारा लिखा, और प्लस का आपका 63x आपका लिखा है, ये बराबर आपका 1314 के बराबर यहाँ पे होना चाहिए। अब ये बताओ अच्छा अगर हम इकाई का अंक जोड़ोगे, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, 5 5 जोड़ा कितना 10 हुआ, लेकिन हमें लास्ट में 4 लाना है। तो आप ये बताओ हम x की जगह कौन सी संख्या ऐसी रख सकते हैं कि आपका 4 आ जाए। आपको पता चल गया कि x का मान कितना होना चाहिए, 4 यहाँ हो गया। यानी हमें ये बात पता हो जाए कि जहां पे x आपके ये जहां पे लिखे हैं वहां पे अगर हम 4 लिख दें तभी तो हमारा ये यहाँ पे इकाई का 4 आएगा जाके। तो हमें ये पॉइंट पता चल गई कि हमारा x का मान कितना हो गया, x का मान हमें ये पता चल गया कि x का मान हमारा 4 आपका आएगा। आप देखो अब यहाँ पे इसी x का मान एक संख्या क्या लिखी यहाँ पे, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या 2 हो गई, एक संख्या 3 हो गई, और एक संख्या हमारी ये 4 हो गई, 4 संख्या हमारी यहाँ पे हो गई। अब औसत बराबर पूछा जा रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखो यहाँ पे x का मान क्या है 4 है। अब देखो x में अगर एक आप माइनस करोगे, x में आप एक कम किया कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये हो गया हमारा 3 आपका हो गया। अब देखो x में अगर देखो 4 में 3 माइनस करोगे कितना हो गया आपका, ये 1 यहाँ पे हो गया प्लस। अब यहाँ पे 4 रखोगे, 4 3 कितना हो जाएगा, आप दो जोड़ दो, यहाँ हो गया 7 हो गया प्लस। अब यहाँ पे 4 रखा, यहाँ 5, 4 5 कितना हो गया हमारा, ये आपका 9 हो गया। देखो बटे पदों की संख्या कितने संख्या है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, 4 है बटे क्या कर दिया हमने 4 यहाँ पे आपने कर दिया। जब आप इन सभी को ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, और 20 बटे 4 आपको लिखा 4 से भाग करेंगे कितना आ गया 5 हो गया। तो इन सभी का औसत कितना आप बता देंगे, आप बताएंगे 5 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें देखते हैं क्या हमसे पूछा गया। देखो
यहाँ पे दिया जा रहा है एक पहिया 400 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो पहिए की त्रिज्या बताओ क्या होगी। देखो यहाँ पे हम सारे ऑप्शन किसमें देख रहे हैं, सारे ऑप्शन हमारे मीटर में दिए गए, सारे ऑप्शन किसमें हमारे दिए गए, हमारे मीटर में सारे ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो आप कैसे इसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से एक चीज सुनना कि अगर आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं, कितनी दूरी तय कर रहे हो, यहाँ पे लिखा है 60 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। तो सबसे पहले ये बताओ, अच्छा जो आपका पहिया होता है, जैसे ये मान चलो ये आपका पहिया होता है, तो ये पहिया आप ये बताओ एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जो इसकी परिधि होगी, जो इसकी परिधि होगी, अब परिधि की बराबर एक चक्कर में दूरी तय करेगा। और इसकी परिधि होती क्या आपकी 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है आपकी। और यहाँ पे कितने, यानी कितने चक्कर लगा दिए उसने, 400 चक्कर लगा दिए। कितने चक्कर लगा दिए उसने, 400 चक्कर यहाँ पे आपके लगा दिए। और हमें इस आर का मान पूछा जा रहा है, तो हमें एक बात ये पता होगी कि 2 पाई आर को जब आप यहाँ 4000 से आप जब गुणा किए होंगे, ये कितना आपका आना चाहिए, ये आप किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 60 गुणे यानी 60 किलोमीटर। इसको मीटर में आप जब चेंज करोगे क्या करोगे, 1000 से आप इसे यहाँ पे गुणा आप कर दीजिए। अब यहाँ पर इस आर का मान हमें निकाल लेना है। अब देखो मान रखो यहाँ पे क्या हो जाए, 2 गुणे पाई का मान क्या रख दो यहाँ पे 22 हमने 7 रख दिया, और गुणे यहाँ पे आर कर दिया, गुणे क्या यहाँ पे आपका 4000 ये लिखा हुआ है, बराबर इधर लिखा है 60 गुणे आपका ये 1000 यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो ये आपके 3 जीरो से ये आपका 1 2 3 जीरो हमें सीधे सीधे आपके ये यहाँ पे कट गए। अब देखो काटो क्या हो कटेगा आपका, 2 से इसे काटो कितना हो गया, यहाँ 2 से काटा हमने 30 आपका आ गया। अब इसे सॉल्व करो कितना आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे काटो किससे कटेगा, 2 से और काटो, 2 दूना 4 हुआ, यहाँ से हो गया हमारा 15, कितना हो गया 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 7 उधर गुणा में चला जाएगा, ऊपर हमारा 22 गुणे 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा जब इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका, ये ध्यान देखो 22 दूना 44 हो गया, 44 गुणे 15 हो जाएगा, 15 7 गुणा 15 गुणे 7 कर दोगे, इसे भाग करोगे, ये आपका निकल के आ जाएगा 2.39, क्या हो जाएगा 2.39 मीटर आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी आर का मान जो यहाँ पे आपका दिया गया, आर का मान त्रिज्या क्या आपकी निकल के आ जाएगी 2.39 मीटर हमारी ये आपकी हो जाएगी। तो राइट आंसर आप क्या बता देंगे इसका, ऑप्शन नंबर जो बी आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें दिया जा रहा है एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपए का निवेश किया और उन्हें साल के अंत में 2,000 रुपए का लाभ वहां पे हुआ। यदि बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपए लिया, ए ने कितना निवेश किया। अब बताओ ए ने कितना निवेश किया, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो बताओ इसका आंसर आप कितना बताएं, कैसे आप बताएं। अब ये बताओ, अब एक चीज ये आप चीज बता दो, जैसे दो बंदे हैं, एक बंदा ए है एक बंदा बी, ये चीज हमें पता है कि जब ये दोनों का लाभ केवल 2,000 रुपए हुआ है, दोनों का जो साल भर उन्होंने पैसा लगाया वहां पे इन्हें मान 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे अगर एक बात ये इसने बोल दी है कि बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपए लिया, अगर बी जो व्यक्ति था इसने अपने लाभ का 600 रुपए लिया, इसने कितना लिया होगा, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1400 रुपए हो जाएगा एक का। अब ये बताओ अच्छा इनका लाभ का रेशियो कितना, पहले लाभ का रेशियो कितना हो रहा है, ये 2 जीरो हमारे कट गए सीधे सीधे, 2 से काटो 7 हुआ, ये 3 हो गया। तो यानी कि ए को मान लो 7 हिस्सा मिल रहा है, बी को मिल रहा 3 हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे रुपए की बात की जा रही है, अगर आप इन्हें जोड़ लो यानी 7 और 3 कितना हो गया, 7 3 10 हो गया। यहाँ पे अगर हम जोड़ रहे हैं ये 7 3 10 हुआ, लेकिन जो हमने कुल पैसा लगाया वो कितना लगा रखा है, 15,000 लगा रखा है। तो अगर 10 बराबर आपका दिया जा रहा है 15,000 के, किसके 15,000 दिया गया, एक बराबर किसके हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1500 के बराबर हो जाएगा हमारा 1500 के। अब ये हमें बताओ ए ने कितना निवेश किया, तो ए ने कितना निवेश किया, 7 भाग निवेश कर रहा है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा आप बता देंगे सीधा सीधा क्या, 1500 गुणे क्या कर दो 7 यहाँ पे कर दो, गुणा करो कितना हो जाएगा 10,500 आपका ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10,500 आपका निकल के आ जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 10,500, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको आनी थी, आप सभी आंसर बड़ी जल्दी जल्दी वहां पे दे सकते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें क्या दिया गया, यदि एक आयत का विकर्ण
आपका 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप आपका 28 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ आपका क्या हो जाएगा। तो आयत हमने बना ली, ये मान चलो हमने एक बना दिया अपना आयत, ये हमारा क्या हो गया, एक आपका आयत हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिया, यदि एक आयत का जो विकर्ण हो गया, आप देखो ये जो आयत का विकर्ण होता है, यही तो विकर्ण होता है आयत का। यहाँ पे ये मान लो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब ये दिया जा रहा है, तो ये बताओ और परिमाप आपका 28 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। इसके लिए हमें लंबाई और चौड़ाई हमें पता होगी, तभी तो हम क्षेत्रफल बताएंगे। लेकिन हमें एक बात ये पता है कि आपका ये जो विकर्ण दिया गया, यदि एक आयत का विकर्ण क्या 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप, और जो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2l+b होता है, ये होता परिमाप होता है। ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल आपका यहाँ पे हो जाता है। अब सवाल में आ जाओ, देखो पहले दिया गया एक इसका विकर्ण, यहाँ पे क्या, ये हमारा क्या होता है, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग बराबर क्या, विकर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक बात ये पता चल गई है कि जो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर आपका इसका वर्ग और विकर्ण का वर्ग, विकर्ण कितना 10 है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा आपका ये 100 के बराबर होगा। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये बात हमें सवाल में दी गई है कि इसका मान हमें 10 पता है कि इसका होल स्क्वायर आप इन दोनों होल स्क्वायर के बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप देखो अब आगे क्या दिया गया है, यदि उनके परिमाप क्या दिया गया 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें एक बात ये पता है कि 2l+b बराबर हमें दिया गया 28 दिया गया है, ये 28 आपका दिया जा रहा है। तो ये बताओ 2 से 2 काट दो, कितना हो गया 14 हमारा हो गया, यानी l+b बराबर क्या हो गया हमें पता है 14। अब ये बताओ अगर दोनों का हम दोनों वर्ग कर दे यहाँ पे, यानी इसका भी हम वर्ग कर दे और इसका भी हम यहाँ वर्ग कर दे, इधर इधर कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2lb हो जाएगा और बराबर 14 का वर्ग आप यहाँ पे करो कितना 196 आपका हो जाएगा। देखो हमें ये पता है एक चीज की l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर रख सकते हैं, हम 100 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे आप रख दो 100 प्लस का 2lb यहाँ पे कर दो बराबर 196 कर दोगे। तो यहाँ बताओ 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, 100 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 96 बचा केवल यहाँ पे। हाँ तो l गुणे b क्या हो जाएगा, यानी l गुणे b बराबर lb के बराबर क्या हो 2 से भाग कर दो, तो 96 2 से भाग करो कितना आएगा, ये आएगा 48 आपके। देखो इसी का मान तो हमें निकालना है कि हमें क्या l गुणे b का ही मान तो निकालना, पूछा क्या गया है क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या लंबाई गुणे चौड़ाई आपकी होती है, तो हमने निकाल लिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48 आपकी होती है, यही हमारा क्षेत्रफल आपका ये आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे 48 आप बता देंगे, ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये पूरा कंप्लीट सेट अपना यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये काउंट आज करिएगा कि कितना स्कोर आपका यहाँ पे हुआ है, और जो आप मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे वो बस नोट्स आप तैयार करिए बस। और इसके बाद जो आप वीडियो लेक्चर वहाँ पे अपने बैच ले ही रखा, यानी जो अपना एप्लीकेशन एनए वाला एप्लीकेशन है, वहाँ पे एनए वाला नाम से जो अपना एप्लीकेशन है उसमें आप जो बच्चे वहाँ पे बैच ले रखे बस क्लास से वहाँ पे देखते जो पॉइंट बताए जा रहे हैं और जहाँ पे ये चीज बताई जाती है ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट, बस वो उस पर फोकस करो। एग्जाम तक जो चीजें जैसी बताई जा रही है आप तैयारी करो, और लेकिन ये प्रैक्टिस से लेना ना भूले, क्योंकि यहाँ आपको ये पता चलेगा कैसे क्वेश्चन हमारे फिलहाल पेपर पूछे जा रहे हैं और हमें क्या तैयार करना है कि अपना एग्जाम इसी साल हमें क्वालिफाई अपना हो जाए। बस ये भरोसा करके तैयारी करो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। और इसकी जो पीडीएफ होगी मैं अभी 1 घंटे बाद इसकी जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़े जुड़ जाइएगा, हाई लिख दिए गए नंबर मैसेज करना, व्हाट्सएप लिंक आपके पास आ जाएगी, उसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और इसकी पीडीएफ वहां पे आपको जो भी प्रैक्टिस सेट होगा एग्जाम तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आपको वहां प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।